Hi guys, am I visible? Hi, welcome. क्या हम आपको देख पा रहे हैं? क्या आप बढ़िया से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं हमको बहुत अच्छे तरीके से? वंडरफुल देन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए, बहुत सारा स्वागत। हाउ आर यू गाइस डूइंग? वेरी वार्म वेलकम। आइएगा जी, चलिए शुरू करते हैं। आओ। ऑडिबल है, विजिबल है, बढ़िया तरीके से हैं, शाबाश। सर व्हाट हैपेंड टू 8:30 पीएम क्लास? कुछ नहीं बालक, इसका मतलब आप कल आए नहीं थे, है ना? जो भी लोग पूछ रहे हैं ना, पक्का है कल 6:30 वाली क्लास गोला मार दी है उन्होंने। फिर परेशान घूम रहे हैं। कुछ नहीं बालक, क्लास ही नहीं हुई थी कल। वो आपको ना बीच में एक काफी ज्यादा फैक्चुअल 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 बहुत सारी चीजें थी ना, तो एक दिन का आपको रेस्ट दिया हुआ था डेलिबरेटली कि एक क्लास इसीलिए ऑफ करी थी ताकि आप उसको अच्छे से अपना पुराना रिकॉल रिवाइज कर लें। अब उसका फायदा मिलेगा आपको। अब आपने उसको, अगर आपने उसका सही सही तरीके से टाइम यूज किया है, तो अब अगर आपने उसको सही तरीके से पढ़ लिया था ना, आपको अब उसका बहुत फायदा मिलेगा उसका। समझे जी? चलो जी साहब, बढ़िया। आइएगा, आइए आगे बढ़ते, हम लोग शुरू करते हैं हम लोग। हाँ जी, ओके 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 ओके। हाँ, पहले पीडीएफ दे दिया करें, बिल्कुल ठीक बात है। पहले ही नोट कर लीजिए सपोर्ट साहब, आज सपोर्ट साहब भी हैं इसी में ही, तो नोट कर लेंगे, ठीक है। आइएगा, चलिए तो शुरू करेंगे। ट्रीटी एंड वॉर से प्रॉब्लम हो रही है तो दोबारा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको जिसमें दिक्कत होगी ना, दोबारा भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप ना जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, एकदम मतलब तेज तर्रार एकदम तैयार होके जाएंगे आप उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़िए, ठीक है। आइएगा, शुरू करते हैं हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले आज हम लोग जो बातें करेंगे ना, देखो आज हम लोग जैसे तरीका वही रहेगा, हम लोग जिस तरीके से करते हैं, आज हम लोग पूरा यूनियन कंप्लीट करेंगे, प्रेसिडेंट कंप्लीट करेंगे, और वो सब याद भी करेंगे। यूनियन, प्रेसिडेंट, इन चीजों को हम लोग आज याद करेंगे। इसके पहले छोटी सी चीजें मुझे बता दो, कुछ चीजें मैं जानना चाहता हूं। बताओ 39A किसको बोलते हैं, 39D किसको बोलते हैं, 43A किसको बोलते हैं, 43A कौन सा आर्टिकल होता है, 43A कौन सा होता है, और 43B कौन सा होता है? ये चार आर्टिकल ना, ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है यार, ये डीपीएसपी के, इनका मैं जानना चाहता हूं। ऑलराइट, 110 एवरेज आ रहा है आपका श्रुति? अच्छा ठीक है। ऋतुराज, अब फ्रीडम कार्ड तो नहीं है, चेक कर लो, पता नहीं ऑफ हो गया होगा वैसे, जहां तक मैं जानता हूं, बट फिर भी देख लो। ठीक है श्रुति, 110 है ना? अच्छा है, 140 के ऊपर ले जाने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, बालक लोग मॉक के लिए अलग सेशन ले लेना हमसे, ठीक है। अलग सेशन ले लेना, अभी इस पे फोकस कर लो, अलग से सेशन करा लेना हमसे। देखो 39 क्या आ जाएगा, इक्वल जस्टिस। देखो पहले ऐसे याद रखो, पहले चीजें फ्री होती हैं, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये कीवर्ड है इसका। तो पहले चीजें फ्री होती हैं, बाद में पेड होती हैं। माने यहां पर क्या आ जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। भाई पहले हम लोग जाकर के कहीं का भी ना फ्री सैंपल ट्राई करते हैं, अच्छा लगता है, उसके बाद ही ना हम पेमेंट करते हैं। तो पहले फ्री, आज के डिजिटल एरा में क्या है, पहले चीजें फ्री होती हैं, फिर बाद में हम लोग उनका पेड वर्जन लेते हैं, राइट। चाहे यूट्यूब है, पहले हमने यूट्यूब में प्रीमियम, यूट्यूब फ्री देखा, फिर हमने प्रीमियम लिया यूट्यूब का, है ना। हालांकि आप लोग कभी यूट्यूब प्रीमियम नहीं देखते हैं और अपना जीवन के बहुत सारे अमूल्य क्षण ऐसा गुस्से में निकाल देते हैं, ऐड क्यों आ गया है, राइट। चलिए, तो ये टेक्निकली आप पे अप्लाई नहीं होता है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे कि जो यूजर्स, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, वो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व हो जाएं। तो ये आ जाएगा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है वो उनके मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगला आ जाएगा 43B जो है, ये कोऑपरेटिव आता है, कि कोऑपरेटिव फॉर्म करने के लिए दिशा निर्देश देता है। तो ये चार आ जाते हैं। बोलिए, बढ़िया से आ गया ना, अच्छे से ये याद है सब कुछ। मैं क्यों आपको ये करा रहा हूं, देखना मैं आपको क्यों ये करा रहा हूं, क्योंकि ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इससे ना बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे ना क्या होगा, हाँ हिमानी ये कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि ये मुझे बहुत उम्मीद है इनसे ना इस बार ये चारों चीजें पूछी जाएंगी। मुझे बहुत उम्मीद है इस बार कि ये आना ही आना है। अब देखिए क्या होता है, उम्मीद तो बहुत ज्यादा है। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके, आओ। अच्छा, नोट्स ना आप लोगों के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक। आज देखिए ना, सपोर्ट भी आज ना इसी में है, मतलब हमारी टीम से हमारे एक बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं, वो ऑलरेडी आज चैट में है, ताकि कोई भी दिक्कत किसी को भी आएगी वो तुरंत उसको कर देंगे। आइए, अच्छा अब शुरू करते हैं। इसका मतलब ये नहीं पूरी चैट दिक्कतों से ही भर देना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, समझे।
देखो अच्छा, तो अब आते हैं यहां पर। देखो जैसे हम लोगों ने ना पार्ट्स अभी तक हमने क्या करे हैं, अभी तक हमने ना 4 पार्ट करे। कौन कौन से पार्ट कर लिए दोस्त? हमने पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 1 का मतलब ये है कि हमने ना पार्ट 1 हो गया हमारा। पार्ट 1 क्या है? यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 2 सिटीजनशिप। पार्ट 3 हमने करा, वो था फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 हमने करा, पार्ट 4 था हमारा डीपीएसपी। और पार्ट 4A हमने किया, ये क्या था? ये था फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम अगला पार्ट जो करने जा रहे हैं वो है भाग 5, ये है पार्ट 5। इसमें क्या आता है? इसमें आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब केंद्र सरकार, मतलब यूनियन टेरिटरीज नहीं, सॉरी, द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब केंद्र के जितने भी विंग्स होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सब कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नेंस पूरी पार्ट 5 में आती है। तो अगर प्रश्न कहेगा कि यार इसके आर्टिकल जो होते हैं ये कहां से कहां तक होते हैं, जो ये पार्ट 5 जो है ये कहां से कहां तक, मोटा मोटा आपको बता दूं 100 आर्टिकल कवर करता है ये। सुनिए, बहुत सिंपल सी एक बात बताता हूं कि ये 100 आर्टिकल्स कवर करता है। पार्ट 5 जो है वो 51 से लेकर के 171, 100 से ज्यादा हो गया। अगर आप यहां गौर फरमाएंगे तो ये एग्जैक्टली 100 आर्टिकल्स आ रहे हैं। बोलो सही है ना? एग्जैक्टली 100 आर्टिकल्स आ रहे हैं ये। तो ये यूनियन है पार्ट, ये यूनियन का पूरा आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए शाबाश, वेरी गुड। अच्छा आप समझिएगा, इसमें भी बहुत एक बड़ा प्यारा कंफ्यूजन होता है। एग्जामिनर इतना सुंदर खेलता है, सुनना, बोल रहा है कि पार्ट 5 द कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स द यूनियन, जो है दोस्त बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। द यूनियन जो है वो तो कवर होता है 52 से लेकर के 151 तक की, लेकिन द यूनियन एग्जीक्यूटिव कवर होता है, बड़ी प्यारी सी बात है, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कवर होता है, ये बहुत अच्छा खेलता है एग्जामिनर यहां पर। यूनियन एग्जीक्यूटिव कवर होता है 52 से लेकर के 78 तक की, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव यहां तक कवर होता है, समझे? 52 से 68 तक एग्जीक्यूटिव कवर होता है, ठीक? तो ये इन दोनों पे बहुत गौर फरमाइएगा कि कब क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के बाद में 79 से यूनियन लेजिस्लेचर आ जाता है। लेजिस्लेचर कवर होता है 79 ऑनवर्ड्स, यूनियन लेजिस्लेचर होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सब के बारे में बात हो रही होती है। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो 52 से 78 तक की, और पूरा द यूनियन खुद में पूरा 151 तक की। इसी में सेंट्रल, इसी में आपका सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब आ जाता है, लेकिन वो इसमें आता है। सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब आता है, बट वो इसमें आता है, एग्जीक्यूटिव इसमें आता है। क्लियर हुआ अच्छे से? कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? शाबाश, चलिए वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक हमने देख लिया है। नेक्स्ट कहानी पर आएंगे, आइएगा। अब देखिएगा एक बार जरा यहां पर गौर फरमाइए। पार्ट 5 जो है संविधान का वो क्या होता है? यूनियन होता है। इसमें आर्टिकल होते हैं 52 से 151। पार्ट आर्टिकल जो है 52 से 78 तक होते हैं, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है और पार्ट 5 में आता है। अच्छा अगर हम बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो उसकी लिस्ट नीचे दी हुई है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में नंबर 1 प्रेसिडेंट हो गए, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट हो गए, नंबर 3 प्राइम मिनिस्टर हो गए, नंबर 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, नंबर 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, नंबर 5 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, और नंबर ये 5, ये चीजें 5 आ गई। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव। आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर, हां जी साहब वो भी है, तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप कहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आए सर इसमें। दोस्त कैबिनेट मिनिस्टर्स तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही तो पार्ट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही एक सब पार्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर। तो अगर मैंने कैबिनेट मिनिस्टर बोल दिया तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो चुका है इसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल दिया तो कैबिनेट मिनिस्टर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए हैं। तो ये बात को हम याद रखेंगे, ठीक है? अच्छा डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स नहीं होता, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ फॉर प्रेसिडेंट होता है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक। ऐसी पोजीशंस जिनके लिए संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं रखा गया है, फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अब इनका क्या होता है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, वैसे नॉर्मली 5 साल है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के ऊपर होते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये रह सकते हैं। और यहीं से बात आती है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्यों? ये डिराइव्ड है ये वर्ड, मतलब ये कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट नहीं है, ये डिराइव्ड है, ये किसी राइटर ने लिख दिया होगा। ये क्यों लिखा राइटर ने, ये समझा देता हूं। क्योंकि प्रेसिडेंट कभी भी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को पूछना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए घर पे क्या हुआ, आपने गोवा जाने की बात पूछी, आप गोवा बिना पापा की परमिशन के जा ही नहीं सकते, और बेचारे पापा बिना मम्मी के परमिशन दे ही नहीं सकते। तो असल में प्रेसिडेंट का काम कौन कर रहे हैं? पापा।
फाइनल अप्रूवल उन्हीं का ही होगा, तभी आप गोवा जा पाएंगे, लेकिन वो अपने प्लेजर के ऊपर है ही नहीं। जब तक मम्मी से हां नहीं आ जाएगा तब तक वो आपको हां बोलेंगे ही नहीं। तो एक्चुअल में वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर किसका है? मम्मी का। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर दिखाया क्या जा रहा है कि ये पापा का है, फैसला घर पे पापा लेंगे। असल में कौन ले रहा है? मम्मी ले रही है। बिल्कुल वैसा ही आपका एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट के तौर पर होता है। क्लियर हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का क्या है? शाबाश यार, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, हाँ फंड भी पापा ही देंगे, सही बात है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव रिफर्स टू द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग लॉज इनटू एक्शन एंड डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंट्री। ओके, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गॉट इलेक्टेड यूनानिमसली। अब क्योंकि देखिए हम लोग शुरुआत अब जो करने जा रहे हैं, हम लोग अब करने जा रहे हैं इन्हीं की ही माने कि प्रेसिडेंट की ही बात करने जा रहे हैं। तो अब आर्टिकल क्योंकि 52 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ही रिलेटेड होता है, तो शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। ठीक है, हाँ अब आप लोग ना इसमें थोड़े से गलत आंसर भी देंगे। शाबाश यार, बहुत बढ़िया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, बाबू राजेंद्र प्रसाद, आप सबने आंसर दिया है, बहुत अच्छा यार, मुझे अच्छा लगा यार आप लोगों ने ये आंसर दिया। आई एम हैप्पी कि लोगों को ना कम से कम आप लोग तैयार तो हो आंसर को लेकर के। ठीक है, एक काम करते हैं, लेकिन ना छोटे छोटे आंसर्स को ना पोल पे भी लेते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा, ताकि थोड़ा सा ना पोल शोल चले, मजा आए थोड़ा सा, है ना। तो देश के पहले प्रेसिडेंट हु गॉट इलेक्टेड यूनानिमसली, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए जाहिर सी बात है ये और ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए पहले प्रेसिडेंट की बात हो रही है जो यूनानिमसली इलेक्ट हुए हैं, तो जाहिर सी बात है सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते, है ना। और आप लोगों ने आंसर दिया हुआ है, ओके, कुछ लोग जो हैं, अरे भाई वाह, नीलम संजीव रेड्डी आंसर कर दिया है ना। इतना सही थोड़ी ना बोला जाता है। 17% लोगों ने सही आंसर किया है। आप लोगों ने आंसर ये किया है जबकि ये गलत है। आप लोगों का आंसर करने का तरीका बताता हूं, बहुत खूबसूरत होता है। आपका तरीका क्या होता है? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपने अपने दिमाग में यहां तक पढ़ते पढ़ते ना आपने अपने दिमाग में आंसर सोच लिया है कि आपको क्या आंसर मार्क करना है। ठीक है, अब क्या करना है? आपको आंसर आपके दिमाग में फिक्स है कि आपको कौन सा आंसर देना है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, इसके आगे जो भी शब्द आएगा ना वो फर्जी है आपके लिए। आपको पता है फालतू की इंग्लिश लिखी हुई है, कोई सेंस नहीं बनता इसका। दोस्त इसी ने पूरी चीज बदल दी है। यूनानिमसली का मतलब होता है अनअपोज्ड, किसी ने उनको अपोज ही नहीं किया, सारे वोट उनके फेवर में गए, अनअपोज्ड। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है, ये वर्ड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था जो आप लोग इग्नोर कर देते हो। नीलम संजीव रेड्डी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी ही इज बाबू राजेंद्र प्रसाद, ये जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 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 यूनानिमसली की बात करेंगे तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, समझे, या यूनानिमसली इलेक्ट हुए। और सुनिएगा, नीलम संजीव रेड्डी एक पुरुष है, पहली चीज तो ये बता दूं, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री भी है। ये साथ ही में यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री भी है। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, चलिए शाबाश। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। आओ ओके, कहां से हैं ये? आइए थोड़ा सा इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिएगा इनके बारे में बताते हैं। सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गॉट इलेक्टेड यूनानिमसली, माने किसी निर्विरोध, इसका मतलब है कि इनको निर्विरोध 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 इनको इलेक्ट कर लिया गया था, वॉज नीलम संजीव रेड्डी। इनको 1977 में इन्होंने जब पोल माने कि जब इंदिरा गांधी जी का जब इमरजेंसी खत्म हुई थी तब पोलिंग हुई थी। राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार ऑफिस कंजिक्यूटिव, राजेंद्र प्रसाद की बात करें जो कंफ्यूजन है तो 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, इसीलिए इनको लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ही का मतलब यहां पर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स लिए, यानी कि जब 1950 से लेकर के 1962 तक की, वो 12 साल राष्ट्रपति रहे हैं। ये लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ इयर्स। कहां के थे ये? बिहार के थे। और यहां पर फिर इसके बाद पहली महिला प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से लेकर 2012 तक ये रही हैं। एग्जैक्टली 5 साल इनके पूरे हुए हैं। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। क्लियर हुआ है? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। आइएगा, ये क्वेश्चन सीए में पूछ सकते हैं। सीए में तो नहीं आएगा, क्योंकि सीए में अगर रिसेंटली ओबिच्यूरी हुई होती, यानी रिसेंटली अगर किसी का देहांत हुआ होता तो पूछता। ठीक है, आइएगा फिर देखिएगा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सभी जन आंसर देंगे मेरे को, सब लोग खूब बढ़िया से। हाँ जी, शाबाश यार, तो सभी जन आंसर देंगे। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। फर्स्ट 2007 से लेकर के 2012 तक रही हैं ये। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन से राज्य से आया करते थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये भी पूछ सकता है कि इसमें से बहुत सारे लोग ना यूपी मार्क कर देंगे अगर उन्हें पता नहीं होगा तो। यूपी इसीलिए देखो सबसे पहले भी रखा गया है। ये बिहार से हेल करते थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद।
कौन से आर्टिकल, अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एंड आई डोंट नो, मतलब ये मैं खुद नहीं बिलीव करता और आपको भी जान के हैरानी होगी और उतनी हैरानी मुझे भी, और मैं बात बताने से पहले ही बता दूं कि मैं भी इस पे नहीं बिलीव करता, बट मेरे घर वाले दे आर दे हैव ऑलवेज टोल्ड मी अप दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही इज एक्चुअली डॉक्टर राजेंद्र श्रीवास्तव, ही इज सम डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ आर्स, विच इवन आई डोंट बिलीव, क्योंकि सामने होता तो पता चलता, ऐसे तो पता चला हर किसी को कह दिया जाए, लेकिन दे से इट विद प्रॉपर दिस वन प्रॉपर सिंसियरनेस कि यार सच में थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बस सम डिस्टेंट रिलेटिव, उनके मतलब हमारे खानदान वालों के कोई डिस्टेंट रिलेटिव हुआ करते थे, बट अगेन आई डोंट नो, पता नहीं इस बात में कितना सही है कितना नहीं सही है, हो सकता है सही भी हो सकता ना भी हो। चलिए अच्छा यहां पर आते हैं, तो अच्छा आपके वहां से है, बहुत बढ़िया। Then which article of the Indian Constitution deals with the presidential elections in India? कौन सा आर्टिकल, अच्छा इससे ना मैं आपको सारे आर्टिकल पहले याद कराने होंगे, अब हमें आपको प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल आओ याद करते हैं, जरा यहां नजर डालेंगे। देखिए सबसे पहला आर्टिकल जो प्रेसिडेंट का आता है ना, वो आता है आर्टिकल नंबर 52, कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे ये हेड ऑफ स्टेट के यानी कि कंट्री के हेड होंगे, यानी फर्स्ट पर्सन होंगे, यही से बात आ जाती है दैट ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। दूसरी बात कहता है आर्टिकल 53 बोलता है कि इनका देखो, पहला बोलता है प्रेसिडेंट होगा, दूसरा बोलता है काम क्या होगा, पहला बोलता है पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट क्रिएट करा, दूसरा कहता है काम क्या होगा इनका, तो ये जो होंगे इनके पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है ये इनके हाथों में लाई करेगी। इसके बाद में एक और होंगे ये सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, ये भी 53 में ही आएगा, ये हु कैन एक्साइड डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट, ये सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। एक पे सुप्रीम कमांडर वाला ना, इट्स आर्टिकल 51, जस्ट अलाउ मी 52 ओनली, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ आर्टिकल 52 ही है। सुप्रीम कमांडर वाली लाइन ना 52 में दी हुई है या संविधान के अंदर 53 में दी हुई है, ये बस एक बार यस 53 में ही दी हुई है। तो काम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव हो तो एग्जीक्यूटिव पावर, सारी एग्जीक्यूटिव पावर इनके हाथों में होगी। इसका मतलब ये कोई भी फैसला अगर लिया जाएगा ना तो वो इनके मुंह से बुलवाया जाएगा, मतलब इनके सिग्नेचर के बिना नहीं होगा। मतलब बिल्कुल वैसा समझ लीजिए जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई भी फाइनल फैसला होना है, तो मान लीजिए आपके पिताजी देते हैं या आपकी माताजी फाइनल फैसला देती हैं, तो फैसला घर वाले ही करेंगे लेकिन बुलवाया उन्हीं के मुंह से जाएगा। या आपके मान लीजिए आपकी दादी मां सबसे सीनियर है, सबसे बड़ी है, तो घर पे कुछ भी होगा तो वो उनकी सहमति से ही, मतलब एंड में वही ठप्पा लगाएंगे, मतलब साइन वही करेंगी। तो बस ये मतलब होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सारे उनके नाम पे निकाले जाएंगे। इसी और क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, ये हेड होते हैं किसके, डिफेंस फोर्सेस के हेड होते हैं, डिफेंस फोर्सेस के हेड होते हैं ये, ठीक है। फिर आर्टिकल 54 की बात करते हैं। आर्टिकल 54 क्या आ जाता है, ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो पहले क्या हुआ, देश में एक प्रेसिडेंट होंगे, उनका काम क्या होगा, उनको चुना कैसे जाएगा, उनको 54 और 55 में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। पहला वाला कहता है उनको चुना कैसे जाएगा, माने उनके इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में ध्यान देना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये टर्म याद रखना, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज 54, सिर्फ और सिर्फ एमपीज होते हैं और एमएलएज होते हैं, लेकिन सब इलेक्टेड होते हैं। ध्यान रखना, देखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एमपीज होते हैं और साथ ही साथ इसमें एमएलएज होते हैं, एमएलए, लेकिन सारे के सारे सिर्फ इलेक्टेड होते हैं, कोई भी नॉमिनेटेड व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कोई भी नॉमिनेटेड व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करता है। देश के सारे एमएलए, चाहे वो दिल्ली और पुडुचेरी जैसी यूनियन टेरिटरी के ही एमएलए क्यों ना हो, चाहे सारे राज्यों के एमएलए क्यों ना हो, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही एमपी माने लोकसभा और राज्यसभा के भी दोनों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 55 कहता है कि यार मेथड ऑफ इलेक्शन, ये अब लोग ना कंफ्यूज होते हैं, लोग क्या करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज वाली बात को इसमें डाल देते हैं। प्लीज ध्यान रखना, 54 कहता है इलेक्टोरल कॉलेज, 55 कहता है मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होगा। 56 देखो क्या बोलता है, देखो किसी भी संविधान में किसी का भी अगर टेन्योर होता है तो क्या होता है, या तो 5 साल होता है तो 6 साल होता है, कंफ्यूजन है ना, 5 साल होगा या 6 साल होगा। तो टेन्योर की बात आएगी तो इसमें दोनों ही शब्द आ जाएंगे, 5 साल 6 साल, माने 56 जो है ये टेन्योर से रिलेटेड है। 57 क्या होता है, देखो 7 क्या होता है, 7 जन्मों का साथ है हमारा, मतलब हर जन्म में साथ रहेंगे, माने रिपीटेड इलेक्शन होंगे, मतलब हम कितनी बार हम दोनों साथ में रह सकते हैं, हम लोग साथ में रह सकते हैं। तो 7 मतलब री इलेक्शन की बात आ जाएगी, कितनी बार री इलेक्शन कर सकते हैं, देखो कितनी बार री इलेक्शन कर सकते हैं, ऐसे करके याद करेंगे।
फिर देखना 58 का मतलब होता है, देखो 58, देखो एक चीज देखो, 8 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, 8 ऐसे लिखते हैं। अच्छा 8 में ही अगर ऐसे कर दें तो ये क्यू बन जाएगा ना, बोलो हाँ या ना। तो क्यू का मतलब हो गया क्वालिफिकेशन, तो 58 आ जाता है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बोलो बात सही है, शाबाश यार। नहीं बच्चे लैग बिल्कुल भी नहीं है इसमें, था एकदम मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है राजेश, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 58 ही हो गया, ठीक है। 59 देखो क्या होता है, 59 खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ 60 इसीलिए नहीं डाला यहां पर। 60 देखो, देखो 60 में भी क्या होता है, एंड में 0 होता है ना, ये ओ, तो ये ओ क्या है, ओथ जैसा ही दिख रहा है ना, तो 60 ओथ हो गया। बोलो सही है, 60 ओथ हो गया। कौन दिलवाता है इसको, तो 60 ओथ हो गया। ओथ दिलवाएगा कौन, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलवाते हैं। ओथ इज एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन इज एब्सेंस बाय अ सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बोलो बात समझ आ गई बढ़िया से, हाँ जी ठीक, वेरी गुड यार। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने कर लिया है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कहानी के ऊपर। ठीक है, अरे वाह क्या बात, अरे रे रे, तारीफ आई जल्दी से ऊपर चली गई, अरे रे 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 रे, अरे वाह 16-17 आप सही कर लेते हो, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा, अब तारीफ आई है, तेज से बोल के पढ़ाऊंगा सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वाह भाई वाह। पहले 5-6 क्वेश्चन सही होते हैं, अब 16-17 हो गए। अब मुझे खुशी इस बात की, आपके 16-17 अगर सही हो रहे हैं ना, इट इज एक्चुअली वेरी गुड यार। एग्जाम तक ना आप मेरा मतलब आप 19-20 तक सही करना शुरू कर दोगे एंड दैट इज ग्रेट। जीएस में ना 19-20 कर रहे हो ना तो बहुत मस्त है, सही सही अटेम्प्ट अगर कितना कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। चलो 61 क्या होता है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होता है इम्पीचमेंट, महाभियोग। माने अगर राष्ट्रपति को गद्दी से हटाना है, सुनना, अरे वाह, राष्ट्रपति को ना हेल का मतलब बताता हूं अभी, राष्ट्रपति को गद्दी से हटाना तो कैसे हटाओगे, है ना। देखो जैसे हर चीज का ना एक प्रोसेस होता है, तो संविधान में भी ना प्रोसेस, ऐसे ही नहीं कि मोदी जी गए बोले मजा नहीं आ रही आप हटिए यहां से, आप काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कोई, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो, तो आपका एक प्रोसेस है, उसको इंपीचमेंट बोलते हैं, वो 61 में लिखा हुआ है। 72 क्या होता है, देखो यार समझना, जैसे क्या होता है, कभी भी ना कोई चीज हो गई, कोई जैसे मान लियो कोई सजा मिली, तो होता है ना एक सबसे बड़े व्यक्ति को एक होता है कि अरे भाई माफ कर दीजिए, अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर माफी मिली गई, तो ये जी पावर रखी गई है। आर्टिकल 72 में हमारे संविधान में क्या करा गया है, आर्टिकल 72 में पार्डन पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 72 पार्डन पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। 61 क्या है, यहां पर इंपीचमेंट के प्रोसेस में डिटेल दिया गया, ओथ एंड अफर्मेशन की बात आ गई। अब हेल कहां लिखा हुआ है बताओ, जो आप लोग हेल पूछ रहे थे, हेल का मतलब क्या है भाई, कहां पर है हेल का मतलब क्या है, हा क्या बात बढ़िया भाई सर, प्लीज रिपीट आर्टिकल 56। देखो राहुल क्या होता है, एक चीज सोचो भाई, टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म में हम क्या कंफ्यूज रहेंगे, या तो 5 साल होगा या तो 6 साल होगा, तो दोनों को ही मिला दो, 5-6 टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया कि प्रेसिडेंट कितने साल के लिए रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में है हेल, आपने ही बोला था, हेल कब बोला भाई मैंने, आई डोंट नो, नहीं चलो अच्छा, अब यहां पर आओ, अब अपने आप बताइएगा कौन सा आर्टिकल इलेक्शन से रिलेटेड है, बोलिएगा। शाबाश सायक, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही सर, 72 समझ नहीं आया, पंकज अभी बताता हूं। 54 इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे। अच्छा इलेक्टोरल कॉलेज का आर्टिकल बताओ, इलेक्टोरल कॉलेज का आर्टिकल बताओ, सब लोग बोलो इलेक्टोरल कॉलेज का आर्टिकल बताओ, इलेक्टोरल कॉलेज का आर्टिकल बताओ। इलेक्टोरल कॉलेज पूछ रहा हूं, इलेक्टोरल कॉलेज पूछ रहा हूं भाई, हाँ ओ 55 वालों, कितनी बार बताया था, कितनी बार बताया था, इलेक्टोरल कॉलेज, लोग यही कंफ्यूज होते हैं और आप भी हो गए। इलेक्टोरल कॉलेज भी 54 में ही लिखा हुआ है, जिसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है उसी में तो इलेक्टोरल कॉलेज है। अरे 55 में तो मेथड ऑफ इलेक्शन है, सुनो ऐसे याद करो, देखो मेथड एक होता है वही बार बार रिपीट होता है ना, देखो कोई भी तरीका होता है वो एक ही बात होता है वही बार बार रिपीट होता है, तो मेथड जो है वही एक बार बना लिया उसी को रिपीट कर रहे हैं, देखो 5 और 5 उसी को रिपीट कर रहे हैं, ये कर लीजिए ऐसे, खत्म कहानी। और इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्शन ये सब कुछ 54 में लिखा है भाई, ठीक है, ये गलती होती है, फिर से बता रहा हूं। चलो आओ यहां पर थे, ये देख लिया सब। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंपीच कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल के थ्रू कर सकते हैं, यही तो कॉन्फिडेंस रखना है माने का कि कुछ भी हो जाए आपको पता होना चाहिए आपका आंसर एकदम सही है, ठीक। और मैंने तो खाली 2 बार पूछा, बस ये करा मैंने तो, शाबाश बालक लोग, 61 इज द करेक्ट आंसर। आओ आगे, कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जो टर्म ऑफ ऑफिस से डील करता है, तो टर्म की बात करते हैं, वैसे ही सोचो जैसे मैंने बताया सोचने के लिए, टर्म की बात आ रही है, माने 5 साल या 6 साल, 56 ईयर्स, है ना,
शाबाश यार, बहुत अच्छे। फिर देखना मिनिमम एज बताइएगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कंटेस्ट करने की क्या होती है भारत में। देखो दोस्त, मिनिमम एज जो है, चाहे वो हम प्रेसिडेंट की बात करें, इवन इफ यू टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इफ यू टॉक अबाउट द, सो क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 में लिखी है ये सब कुछ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन तीनों की ही एज 35 ईयर्स होती है। ठीक है, इन तीनों की जो उम्र है ये 35 वर्ष होती है, 35 ईयर्स। शाबाश, आंसर मेरे पास में ये आ गया। लोकसभा की कितनी होती है? लोकसभा की कितनी होती है? 25 साल। राज्यसभा की कितनी होती है? लोकसभा 25 साल, राज्यसभा की कितनी होती है? 30 साल। हो गया आंसर मेरा, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए आइए आगे आते हैं। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है? ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। शाबाश यार, हाँ जी, तो ओथ एंड अफर्मेशन की बात करेगा तो क्या आ जाएगा? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो ओथ, कौन सा आर्टिकल है जो ओथ एंड अफर्मेशन की बात करेगा प्रेसिडेंट के द्वारा? यार ये आर्टिकल आता है 60, ये हमारे पास आ गया आर्टिकल नंबर 60। ठीक है, चलो फिर बात करेंगे प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ पार्डन, माफी की पावर। देखिए पंकज, आपने ये डाउट पूछा था, पंकज समझिएगा। देखो माफी का मतलब ये होता है, जैसे प्रेसिडेंट के पास में कुछ पावर्स होती हैं कि आपके पास ये हक है कि जैसे मान लो किसी ने जुर्म किया, उसको फांसी की सजा मिली, प्रेसिडेंट चाहे तो वो फांसी की सजा माफ कर सकते हैं, या चाहे तो फांसी को कम करके उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी को 15 साल की सजा मिली है तो उसको 5 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पूरा पूरा रिहा भी कर सकते हैं, या किसी को मान लीजिए बहुत कड़ी मशक्कत करने वाली सजा मिली है तो उसकी मशक्कत हटा सकते हैं, खाली नॉर्मल सजा, नॉर्मल जेल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आओ बैठो खाओ पियो जाओ, ये वाली टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी पावर्स हैं, ये सब आर्टिकल 72 के तहत होती हैं। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सी पावर नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करना, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना, सीएजी को अपॉइंट करना। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिएगा कोई भी यूनियन से रिलेटेड या कोई भी संवैधानिक पद के ऊपर अगर कभी भी नियुक्ति होगी तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ही होगी, मतलब माना जाएगा प्रेसिडेंट ने ही किया है। एक सिंपल सा, आप लोग ना सरकारी संस्था में जाने वाले हो, आपको एक सिंपल रूल बता दूं, जिस कागज पे आपका सिग्नेचर है, गवर्नमेंट में ये रूल बहुत स्ट्रांग होता है, जिस कागज पे आपका सिग्नेचर है मतलब वो कागज आपने एग्जीक्यूट किया है, खत्म, आपकी जिम्मेदारी है उसकी। जैसे मान लो अगर आपके सीनियर ने भी कुछ बोल दिया ना, अरे यार ये पेपर ये साइन करके दे दो, अब उस अगर आपने साइन कर दिया तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं बोल सकते साहब वो तो सीनियर ने बोला था, कोई मतलब नहीं उस बात का। अगर आपने साइन किया है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। फिर अगर चाहे कोई लॉस भी होता है, कोई वो क्रिमिनल एक्ट भी है, आपने गलती से धोखे से भी साइन कर दिया है, उस कागज से करप्शन हो रहा है, वो सब आपके सर पे आएगा, रिगार्डलेस आपको वो चीज पता थी कि नहीं पता थी। हो सकता है आप इसमें अनजान हो। आपने देखा कभी भी कोई बड़ा सा स्कैम होता है, फंसते हमेशा वो जेई और एई को सस्पेंड कर दिया जाता है। आपने ये देखा है क्यों होता है ऐसा? कहीं भी कोई ब्रिज गिरता सस्पेंड हमेशा जेई और एई होता है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? जो बड़े अफसर होते हैं वो सारा साइन करवा, जितना माल आना होता है, माल आता है जेई और एई के साइन से, मेनली एई के साइन से। तो वो फोन करते हैं, एई साहब साइन कर दीजिए इसके ऊपर। अब एई साहब मना कर दें तो उनका तबादला हो जाएगा उसी दिन, सीनियर को मना कर नहीं सकते। अब एई साहब ने घटिया माल के ऊपर साइन किया है। साइन क्यों किया? क्योंकि बड़े इंजीनियर साहब ने बोला था उनको। बड़े इंजीनियर साहब ने क्यों बोला था? क्योंकि मंत्री जी के साले साहब की दुकान से सारा सामान आना था, तो बड़े इंजीनियर साहब भी मना नहीं कर सकते थे मंत्री जी को। अब उन्होंने नीचे एई को बोल दिया कि ये फलान यही वाली दुकान से आना है, यही माल आना है, साइन करिए पेपर। अब एई साहब अगर मना कर देंगे तो तुरंत उनका तबादला हो जाएगा। तो एई साहब भगवान का नाम लेते हैं कि बस जो होगा देखा जाएगा, फिर वो साइन कर देते हैं। घटिया माल आता है, घटिया माल से घटिया ब्रिज बनता है और फिर वो ब्रिज जो है वो गिर जाता है। नपेगा कौन? फिर इंक्वायरी होगी, एई ने घटिया माल, एई ने करप्शन किया है और इसमें घटिया माल लगा करके घटिया क्वालिटी का ब्रिज बनाया है। बड़े साहब बोलेंगे पता नहीं, हमने इंक्वायरी बैठाई और इंक्वायरी में जितने भी जिम्मेदार लोग थे उन सबको नाप दिया गया है। ये साइन की कीमत होती है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा that is good, Akansha. Yes, no Bihar is harmed in this. No Bihar was harmed in this discussion. Yes. तो साइन नहीं करेंगे तो नाप दिए जाएंगे आप। तो देखिए सरकारी नौकरी में यही तो चीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये चीज फिर सही है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार की दखलंदाजी कम होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये चीज फिर एक बार सही होती है। राज्य सरकारों की नौकरियां इसीलिए गड़बड़ होती हैं क्योंकि राज्य सरकार में बहुत ज्यादा दखलंदाजी होती है, बहुत ज्यादा। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी को बहुत अच्छी नौकरी नहीं माना जाता है। समझ गए आप? चलिए
Which of the following is not a power of the president of India? देखो, तो मैंने क्या बोला, अगर ये क्यों समझा रहा था आपको, क्योंकि अगर इमरजेंसी भी डिक्लेयर होगी ना तो वो भी प्रेसिडेंट ने करवाई है। अगर इमरजेंसी भी डिक्लेयर होगी ना तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर कराई हुई है, ये क्योंकि उनके साइन से होती है। जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कराई थी तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने साइन किया था उसके ऊपर। तो बात आई कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी है, पावर से प्रेसिडेंट के पास होती है, तो ये तो सही है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं दोस्त, राज्य के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी गवर्नर की होती है, ये नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस संवैधानिक पोजीशन है, वैसे भी कोई भी संवैधानिक पोजीशन होगी 95% ऑफ द संवैधानिक पोजीशन पे नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट ही कराते हैं, ये भी सही है। और सीएजी भी संवैधानिक पोजीशन है, तो ये भी सही है। आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। आओ, गवर्नमेंट जॉब भी ना राज्य वाली ना गले की हड्डी होती है, जो खाए वो, मतलब शादी का लड्डू जैसे बोलते हैं ना, ऐसी ये भी लड्डू है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। नौकरी लगने के बाद आप देखिएगा हर कोई ऐसे, अरे क्या बताएं, ये है वो है, ये कहानी होती है। आइएगा, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट की बात करेंगे। देखिए अभी अभी हमने आपको बताया इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं हमेशा ही, क्योंकि वो राज्य की पोजीशन होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमांडर इन चीफ होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, एज पर द आर्टिकल नंबर 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कमांडर इन चीफ होते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस के, ये ठीक है। और इनको इलेक्ट कौन करता है, इलेक्टोरल कॉलेज, आर्टिकल नंबर 54 के तहत ये वाली बात बोली जा रही है। इसमें कौन लोग इलेक्शन करते हैं, सभी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सभी एमएलए, बशर्ते बस वो इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए। दोस्त अगर सवाल आ जाए इलेक्टोरल कॉलेज में ऑल एमपी एंड ऑल एमएलए टेक पार्ट, कभी उसको हां मत बोलना, क्योंकि ऑल में नॉमिनेटेड भी जुड़े हुए होते हैं और नॉमिनेटेड पार्ट नहीं लेते हैं। ये वर्ड लिखा होना बहुत जरूरी है कि वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। शाबाश यार, बहुत प्यारा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो प्रेसिडेंट क्या कौन कौन से अपॉइंटमेंट कराते हैं, बहुत ही बढ़िया सी लिस्ट है ये। प्रेसिडेंट जो है सभी राज्य के गवर्नर जो है इनको अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस और बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये भी ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, यानी देखा जाए तो सारे के सारे जजेस जो है वो साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजेस जो है ये भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब क्यों ऐसा, लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं ये कौन अपॉइंट करता है। दोस्त हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं लोगों को लगता है ये गवर्नर अपॉइंट करता है, नहीं, गवर्नर से कंसल्टेशन होता है, गवर्नर अपॉइंट नहीं करते, ठीक है। तो चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड यहां और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द नेशनल कैबिनेट ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी, दिल्ली, ये भी देखिए बहुत प्यारी लाइन है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। 90% दुनिया इसमें गलत करके आएगी इस आंसर को। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, यहां पे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के जो चीफ सीएम होते हैं उनको अपॉइंट भी करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर सीएजी को अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, क्योंकि ये, अच्छा कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, 3, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अलग इलेक्शन कमिश्नर्स, और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये हो गया। अच्छा ये ध्यान रखना, यहां पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नहीं करे जाते हैं। जो स्टेट पब्लिक, यहां पर देखिए क्योंकि यहां पर सिर्फ यूपीएससी लिखा हुआ है, देखिए गौर फरमाइएगा, यहां पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन माने हर स्टेट में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसकी नियुक्ति गवर्नर करेंगे, ठीक है। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इतनी नियुक्तियां जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। आपको बढ़िया से आया है। सर ये दिल्ली के ही क्यों करते हैं, देखिए कशिश, इसलिए करते हैं क्योंकि दिल्ली के दिल्ली में गवर्नर नहीं है कोई भी, राइट। दिल्ली एक स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी भी है, दिल्ली का एक स्पेशल स्टेटस है, तो और दिल्ली में ना प्योर गवर्नर नहीं है कोई, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में ये पावर नहीं होती है चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करने की, इसलिए ये पावर जो है ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। जहां गवर्नर नहीं होंगे वहां प्रेसिडेंट को ही गवर्नर का रोल अज्यूम करना पड़ता है। तो वो दिल्ली एक राज्य है लेकिन वहां गवर्नर है नहीं, तो प्रेसिडेंट को ही वहां एक्टिंग गवर्नर के रूप में वर्क करना पड़ता है, इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर को नियुक्त कराते हैं। क्लियर हो गया, शाबाश, वेरी गुड यार। एसएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, यार एसएससी के चेयरमैन कोई संवैधानिक पोजीशन नहीं है, इसको कैबिनेट की सेलेक्ट कमेटी अपॉइंट करेगी इनको, ठीक है। वैसे एक्चुअल में बता दूं, एसएससी के जो चेयरमैन होते हैं वो एक आईएएस होते हैं, और हर आईएएस को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बड़ी अच्छी होती है यार। सो ये जो पूरी मीटिंग्स होती है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ में, बड़ी अच्छी होती है। सो रिसेंटली अभी माई सिस्टर इज गोइंग टू गेट मैरिड, तो जो उनके फैंसे हैं मेरे सिस्टर के, सो ही इज एन आईएएस ऑफिसर, तो द विजिट विद द मीटिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो बड़ी सी अच्छी सी होती है। व्हेन आई हैड द डिस्कशन विद हिम, तो बड़ी अच्छी सी मीटिंग होती है, और प्रेसिडेंट बहुत बढ़िया से, प्रेसिडेंट का जो ऑरा होता है, जो चार्म होता है,
वो बहुत ही एलिगेंट होता है। देन जिस जगह पर उनका डिनर होता है उन सारे लोगों का, प्रेसिडेंट हर बार हर बैच से मिलती हैं, जो भी आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स, इन सबसे एक बार प्रेसिडेंट मिलती हैं, जो कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट करता है, क्योंकि इनको जो अपॉइंट करा जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़े। वेरी गुड। दिल्ली यूटी क्यों है यार, इसके बारे में आगे कभी बात करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस प्राप्त है। ठीक है, आइए अच्छा नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। हाँ, राकेश रंजन चेयरमैन ऑफ एसएससी। देखिए राकेश रंजन जो चेयरमैन ऑफ एसएससी है वो यही चीज है कि वो एक आईएएस ऑफिसर है, और आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति करती ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा जजेस कॉलेजियन सिस्टम से अपॉइंट होते हैं। हाँ जी, यस, तभी हर्ष मैंने बोला 95% पोजीशंस पे नहीं, देखो जजेस कॉलेजियम से अपॉइंट होते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट करते तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। मतलब जो साइन होगा, ऐसे देखो जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनको अपॉइंट तो इनको रिक्रूट तो यूपीएससी करता है, सेलेक्ट यूपीएससी करेगा, लेकिन सिग्नेचर प्रेसिडेंट का होता है, जिसका सिग्नेचर उसी का अपॉइंटमेंट माना जाएगा। क्लियर है, शाबाश। चलिए यहां पर आइएगा, कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द कमांडर ऑफ चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। हाँ जी साहब, सबके इंडियन। आर्टिकल नंबर कौन सा है दोस्त, आर्टिकल बोलते रहो साथ में, आर्टिकल नंबर 53 इज द आर्टिकल नंबर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे विच इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। कौन सा सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है भारत में, सेकंड हाईएस्ट की बात हो रही है। अब मामला फंसा है ना, अब मामला फंसा कि प्रेसिडेंट है या गवर्नर है। ये सवाल जानते हैं बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन बड़े प्यारे सवाल हैं ये, ऐसे कि इंसान कंफ्यूज होगा ही होगा। ओके, दैट कॉल्स फॉर अ पोल, इजंट इट गाइस, दैट कॉल्स फॉर अ पोल, है ना। रुको 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 रुको, अरे रे रे, अरे रुक जाओ यार, इतनी तेजी से आंसर दे रहे हो कि देख भी नहीं पा रहा हूं मैं। रुको ना भाई, रुक जाओ, आंसर तो देखने तक का तो समय दो थोड़ा सा। चलो पोल लगा दिया, चलो पोल लगा दिया, अभी देने का है आंसर, अभी देने का है आंसर। चलो बताओ, अभी देने का है आंसर, बोलो। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। क्या आंसर आया है, ठीक है। अरे यार, पोल का रिजल्ट नहीं देख पाया कि एग्जैक्टली क्या पोल का रिजल्ट आया है। देखा तो एक्चुअल में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है ये सेकंड पोजीशन होती है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है ये। तो द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है देश में आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिस के ऊपर ही मॉडल्ड है। अभी फोर्थ प्रेसिडेंट यहां पर वीवी गिरी जो थे, ये ऐसे थे जिनको वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, साथ में प्रेसिडेंट भी हुए, लेकिन ऐसे तो फिर और भी हो चुके हैं जो कि कार्यकारी प्रेसिडेंट बने हैं। ये कार्यकारी तो बने ही थे, साथ में देखो वीवी गिरी की खासियत क्या है, ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे, फिर इनको प्रेसिडेंट के लिए चुना भी गया। एक्टिंग प्रेसिडेंट तो देखो कई सारे ऐसे हुए हैं कि प्रेसिडेंट साहब की मृत्यु हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बना दिए गए कुछ समय के लिए, फिर इलेक्शन हुए तो नए प्रेसिडेंट आ गए। बट वीवी गिरी के साथ एक डिफरेंट चीज है, वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और परमानेंट 5 साल के लिए प्रेसिडेंट भी रहे हैं, प्रॉपर इलेक्शन के साथ में। कब हुए हैं ये, वरागिरी वेंकटगिरी, तो वीवी गिरी हो गए ये फोर्थ प्रेसिडेंट थे, और ये यहां पर 1967 से 69 ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक, जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु के बाद ऐसा हुआ था। तो अच्छा, इस बार ना ये सवाल बड़ा प्यारा आया था, इस बार ना ये सवाल आया था, मैं एसएससी ये अभी 2023 की बात कर रहा हूं आपके, 2023 में सवाल आया था। इसमें दिया हुआ था कि बताइए भारत के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या। अब लोग कंफ्यूज कि यार ये क्या होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट को ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 10 साल के लिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रॉपर 5 साल के लिए, तीसरे हुए थे वीवी गिरी 2 साल के लिए, फिर इसके बाद में 5 साल के लिए गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जात्री। आपको स्टार्टिंग के 4 याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। इसके बाद बता देता हूं आपको, इसके बाद आपको ये भी याद होने चाहिए, के आर नारायणन हो गए। फिर इसके बाद आपको याद होने चाहिए ये, फिर ये अभी है, ये इधर के 3 भी याद होने चाहिए आपको। ये स्टार्टिंग के 4 और इधर के 3 अलोंग विद द ईयर आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, चलिए, मुझे जहां तक याद है ना, मुझे यहां ऑनवर्ड्स तो याद है, इसके पहले के मुझे याद नहीं है कौन था। यहां से मुझे मतलब यहां का मुझे ध्यान है, पिछले 14 साल का तो मुझे ध्यान है, उसके पहले का नहीं जानता हूं कौन हुआ करता था, नो आइडिया। आइए अच्छा, आर का बड़े और आर वेंकटरमन, एक बार ये भी देख लेना यार। अच्छा आगे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर इनके टेन्योर, यार टेन्योर देख नजर मार लेना, आ सकता है, नजर मार लेना। शॉर्टेस्ट सर्विंग अब आप निकालिए ना। हाँ देवांश बताइए, बोलिए बोलिए।
शाबाश, ये बात बढ़िया है दोस्त, बहुत अच्छा है। तो यहां पर आ जाएगा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी ना एक अपडेट मेरे दिमाग में आई है। ऐसा करते हैं, जैसे जब चैट चल रही होती है ना, एक साथ में ना एक बॉक्स और ऐड करवा लेते हैं कि अगर किसी के जो क्वेश्चंस है ना वो एक बॉक्स में पोस्ट कर दें। चैट इतनी फास्ट जाती है ना कि कभी कभी नहीं दिखता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, रुको एक अपडेट नोट कर लेते हैं, आगे जब कभी टेक और बेहतर होता जाएगा तो इसमें क्वेश्चन बॉक्स इन लाइव क्लास। इससे क्या होगा कि जब भी कोई क्वेश्चन है आपके मन में भी आया तो आपने उसमें डाल दिया, मैंने थोड़ी देर बाद उसको ओपन करके जो क्वेश्चंस हैं उनको रिजॉल्व कर दिए। ये सही रहेगा, चैट में ऊपर नीचे हो जाता है ना। डेप्यूटी पीएम अब नहीं होते देवांश, हुआ थे लाल कृष्ण आडवाणी आखिरी डेप्यूटी पीएम हुआ करते थे, बट अब नहीं होते डेप्यूटी पीएम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। Who among the following was the first vice president of India? First vice president of India we know it, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के नाम पर तो हम लोग टीचर्स डे भी मनाते हैं। Who was the only president of India as an independent candidate? बहुत प्यारा सवाल है, माने कि ये एक ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। अब बताओ, हिंट दे देता हूं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और उसके बाद ये प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। इधर वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल आए हैं अच्छे, शाबाश यार। देखो ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि आप अगर यहां पर देखोगे, यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो, वीवी गिरी वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, माने किसी भी पार्टी की इनकी बैकिंग नहीं थी, ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी थे ये। ठीक है, शाबाश यार, बहुत अच्छी बात है। तो वीवी गिरी हमने देख लिया यहां पर। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने। सवाल देखिए क्या प्यारा है, यानी कि अगर ना हमको एक जिस्ट भी याद है ना, एक नजर में भी अगर हमने करा हुआ है ना, तो यहां पर याद है गुलजारी लाल नंदा, ऐसा हमने कोई नाम नहीं देखा। वीवी गिरी देखा है, जाकिर हुसैन देखा है, बीडी जट्टी भी देखा हुआ है, बट पहला वाला नहीं देखा। शाबाश यार, वेरी गुड, बहुत प्यारा। Who among the following is an ex officio chairman of राज्यसभा? Guys, this is very important thing. तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, समझिएगा, इसमें आपको मुझे थोड़ा समझाना होगा। सुनो, देखो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक पोजीशन होती है, लेकिन साहब वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं होता इंडिया में। कैसे काम? देखो प्रेसिडेंट का है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों बनाए गए आपको ये बताता हूं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, आपको पता है देश के जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाते हैं, सारे के सारे डिसीजन, फिर से बोल रहा हूं, देश में जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाते हैं, सारे के सारे डिसीजन जो है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सारे डिसीजन प्रेसिडेंट के साइन से होते हैं, राइट? अच्छा, अब ये सुनो, अगर प्रेसिडेंट साहब परलोक सिधार गए या किसी कारणवश मेडिकली अनफिट हैं, मेंटली अनसाउंड हो गए, अगर ऐसा होता है तो क्या उतने दिनों तक क्या देश कोई भी फैसला नहीं लेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि देश उतने दिनों तक कोई फैसला ना ले। इसलिए क्या किया गया, एक नई चीज लाई गई, और वो क्या था? इसीलिए एक नया ऑफिस बनाया गया और उसको बोला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि अगर कभी प्रेसिडेंट आउट ऑफ ऑफिस, मतलब अगर कुछ भी होता है प्रेसिडेंट को, तो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। प्रेसिडेंट का ऑफिस भारत में कभी भी खाली छोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? आपको पता है, आर्टिकल 52 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम हेड होते हैं। इवन आप ये सोच लो, अगर मान लो ईश्वर ना करे उसी समय हमें वॉर पे जाना हुआ किसी कंट्री के साथ में, हम वॉर पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि साहब वॉर पे जाने की जो पावर है या पीस ट्रीटी करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। और पता चला वहां दुश्मन तो हमारे ऊपर वॉर करने आ रहा है, लेकिन हम वॉर पे ही नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि साहब ये जो पावर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेडिकली अनफिट हुए इस समय। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ भी है कि प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है, तो तुरंत का तुरंत वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो ये एक बैकअप है। तो क्योंकि इनका ये बैकअप है, मतलब इनकी कुछ खुद की जो ड्यूटीज कुछ भी नहीं होती हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये खाली, सरकार को भी लगा यार कि संविधान मेकर्स को लगा यार, खाली मतलब पैसा क्यों देंगे यार, खाली मतलब सैलरी क्यों देंगे। ऐसा करते हैं, इनको हम बनाते हैं राज्यसभा का चेयरमैन। मतलब ये हमेशा ही रहेंगे, इनको एक ड्यूटी दे देते हैं कि ये राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर भी ये काम करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये राज्यसभा का अभी इनके पास एक परमानेंट ड्यूटी हो गई। अब अगर कभी ऐसा ना हो, लेकिन कभी अगर मान लीजिए गॉड फॉरबिड अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो गया, तो तुरंत ये वाली गद्दी छोड़ देंगे राज्यसभा के चेयरमैन की और अपना ये वाला कार्यभार संभाल लेंगे। ऐसे हमने इनको एक परमानेंटली एंगेज कर दिया किसी न किसी काम में, मतलब फ्री फंड की सैलरी नहीं देनी थी हमको। मुद्दे की बात ये है। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, माने जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा खुद ब खुद वो राज्यसभा का चेयरमैन हो जाता है। आंसर मेरे पास में ये आ गया। क्लियर है? आओ अब जरा सारे आर्टिकल हम ना वाइस प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ परनी प्रतीक कुमार भाई
बस मेरा डिजाइनर साहब जो है वो बना रहे हैं, उसको पीपीटी में डाल रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम उसको करा देंगे। क्लियर है? ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइएगा, बढ़िया चल रहा है अभी तक सब कुछ? ये बताओ मुझे ये बताना कि कब हमारा समय कहाँ चला जाता है, ये समय पता क्यों नहीं चलता है यार? वाई डोंट वी, मतलब वाई डोंट वी नो कि यार समय कहाँ चला गया, है ना? अभी टाइम देखा जैसे लैपटॉप पे, तो देखा यार टाइम हो रहा है, देखो। बट अभी करते हैं, चलो आर्टिकल 63 की बात करते हैं। आर्टिकल 63 कहता है देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। आर्टिकल 64 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ये होंगे। दोस्त ये आर्टिकल याद रखना 64। आर्टिकल 65 बोलता है कि यार देखो ऐसा, इनकी ड्यूटी क्या होगी। पहला बोलता है वाइस प्रेसिडेंट होंगे, दूसरा बोलता है उन्हें करना क्या, तीसरी बोलती है उनकी ड्यूटी क्या होगी, ठीक है। आर्टिकल 66 क्या बात करता है, जैसे देखो वहां पर क्वालिफिकेशन का आर्टिकल, ये क्या है, ये इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इसमें इलेक्शन और क्वालिफिकेशन दोनों देखो एक ही में हो गया है। इलेक्शन और क्वालिफिकेशन दोनों एक ही में आ गए हैं, तो इलेक्शन की भी बात करी हुई है। और इसमें क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें एमपीज होते हैं और कोई नहीं होता। बहुत प्यारी बात है ये, इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एमपीज होते हैं और कोई नहीं होता है इसमें। तो देखो यहां आ गया, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। 66 बहुत ही अच्छा, देखो बहुत अच्छा आर्टिकल है। अच्छा डबल छह, अच्छा में डबल, अच्छा को कैसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, अच्छा माने ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन भी इसी में आ गया, क्वालिफिकेशन भी इसी में आ गया, तो हमारा झाम कम हो गया, मतलब हमें एफर्ट कम डालना पड़ेगा, राइट। तो इससे मतलब 66 हो गया, ये आर्टिकल 66 आ जाएगा, अपन ऐसे याद करेंगे, ठीक है। फिर 63 से शुरू होता है, 64 65 दोनों में इनके काम दे दिए गए, 66 में हम इनकी ये देख रहे हैं। अब क्वालिफिकेशन देखना, पहला क्या, सिटीजन होगा। एज देखिए 35 साल, आपको पहले ही बता दी थी। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि उसके पास ये वाइस प्रेसिडेंट के पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर वो इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं तो जो राज्यसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन है वो उनके पास जरूर हो। तो राज्यसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के पास में लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट के पास में राज्यसभा की होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के पास में राज्यसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में कैंडिडेट जो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है उसको 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। Seeking election as vice president is required to make a security deposit of 15,000 rupees। और अगर 1/6 ऑफ टोटल वैलिड वोट्स नहीं हो पाए तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। माने जितने वोट डाले गए, फॉर एग्जांपल मान लो दोनों जगह के सारे एमपीज ने पार्टिसिपेट किया, एक में 550 लोग होते हैं, एक में 250 लोग होते हैं, मोटा मोटा थोड़े मतलब 4-5 कम कर लो, तो 800 लोग हो रहे हैं। हम कहते हैं कि 600 लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। 600 लोगों ने वोट डाला, 600 का 1/6 क्या होता है, 100 लोग। अगर 100 से भी कम वोट उसके लिए पड़े हैं, 1/6, तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। माने ये 15,000 रुपए जो उसने जमा करे थे ना, वो भी जब्त हो जाएंगे, ले लिए जाएंगे। क्यों ऐसा किया जाता है कि भाई हम आपका इलेक्शन करा रहे हैं, आप पता चला फ्री फंड, ऐसा इसलिए कहता है कोई भी व्यक्ति ना ऐसा फ्री फंड में इलेक्शन के लिए ना खड़ा हो जाए, उसको डर रहे कि अरे हम अगर इलेक्शन हार गए तो ये 15,000 रुपए हमारे खत्म हो, हमारे चले जाएंगे 15,000 रुपए, ये डर है। अब देखो ये सब आज 15,000 के लिए कौन ही डरेगा यार, लेकिन आज एक पार्षद भी 10-15 लाख का आइटम लेके चलता है, 10-15 लाख रुपए इलेक्शन में लगेगा। लेकिन ये सब नंबर्स ना पहले के हैं, बहुत पहले के नंबर्स हैं ये सब, इनको रिवैम्प नहीं किया गया है, समझ गए। चलिए सर, जो रूल प्रेसिडेंट एंड गवर्नर में है कि केस नहीं होता है, क्या वीपी? नहीं दोस्त, वीपी में ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, वीपी में ऐसा कोई रूल नहीं है। सर एमपी और एमएलए का डिफरेंस क्या है? ओके बताता हूं, हाँ मेरे सवालों का जवाब दो। हाँ जी हर्ष भाई बताइए, आपका क्या सवाल है? बस आप एक लाइन और लगा दो ना, ये लाइन और लगा देते तो बेहतरीन हो जाता। हाँ जी, नॉमिनेटेड मेंबर्स, हाँ जी सारे कंप्लीट एमपीस। हर्षवर्धन बोलो भाई। हाँ बेहतरीन अंकिता आपने पूरा कर दिया, दिव्या आपने पूरा कर दिया, सही है। साक्षी एमपी एमएलए अभी समझाता हूं। अरे हर्ष बता दो ना भाई, जवाब दे दो भाई, सवाल तो पूछ लो भाई। देवांश अब पूछ देखता हूं, आपका सवाल नहीं आ रहा यार, ठीक है ओके 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 बहुत बढ़िया आप पूरा क्लास गा लो पहले, है ना। हर्ष सवाल आया, सर प्रेसिडेंट एंड वीपी ना हो तो सीजीआई? हाँ जी भाई यस, हाँ जी यस पलक। अगर प्रेसिडेंट और वो ना हो तो क्या होगा, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाया जाएगा। पूछा गया था एमपी और एमएलए में अंतर, देखो पलक लोग यहां पर आते हैं। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्त पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, केंद्र में जो राज्यसभा और लोकसभा होती है ना, इनको पार्लियामेंट बोलते हैं। तो अगर कोई इसमें बैठ रहा है, लोकसभा में बैठ रहा है, राज्यसभा में बैठ रहा है, यानी सेंट्रल में बैठ रहा है, तो उसको एमपी बोलते हैं, ठीक।
अच्छा, अब एमएलए क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ एक होती है, इसको बोलते हैं विधानसभा, जो राज्य में होती है ना, माने विधायक जिनको बोलते हैं, जो लोग राज्य में जिनका चयन होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए जिनका चयन होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो या अपोजिशन के लिए हो, माने जो लोग स्टेट गवर्नमेंट के लिए कॉम्पीट करते हैं या बनाते हैं सरकार, वो सब एमएलए कहलाते हैं। जो केंद्र की सरकार के लिए कॉम्पीट करते हैं या सरकार बनाते हैं, उनको एमपी बोलते हैं। समझ गए? ये अंतर होता है। ठीक, अच्छा, तो आर्टिकल 66 देख लिया। अब 67 क्या बात करते हैं? ये टर्म की बात करते हैं। जैसे वहां 5-6, यहां 6-7, तो टर्म कितना होता है? 5 साल। 69 देखना, ओथ की बात होती है। देखो, ओथ में एक ओ होता है, यहां पर दो दो ओ है, एक 6 में भी ओ है, 9 में भी ओ है, तो ये ओथ का हो गया। कौन ओथ दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं। आर्टिकल 70 जो है ये बोलता है कि अगर कुछ भी हो गया माई बाप को, माने अगर प्रेसिडेंट साहब को कुछ भी हो गया, तो मैं माई बाप की जगह पर खड़ा हो जाऊंगा जाकर के, माने मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। आर्टिकल 70। सोचो, देखा जाए तो टेक्निकली ना, देखो टेक्निकली ना, हम साथ हैं, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट साथ हैं, मतलब प्रेसिडेंट को कुछ भी हो जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट संभाल लेंगे, हम साथ हैं और हमारे बाद कोई नहीं है, जीरो। तो यहां पर क्या हो गया कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ना जिंदगी भर एम सोचते रहते होंगे, उनके जीवन का मूल ही वही है कि अगर कभी प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए तो वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। मतलब दैट गाय, देखो वो व्यक्ति, जस्ट सरकास्टिकली सेइंग, वो व्यक्ति कैसे अच्छा सोच सकते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, जब उन्हें पता है कि इस व्यक्ति का परलोक सिधार जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा मूल सिद्धांत बन सकता है, क्योंकि मुझे गद्दी मिल जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, मैं भी हिस्ट्री में अमर हो जाऊंगा। नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन ही याद रखता है ज्यादा, है। इंटरेस्टिंग है ये। तो जब जब दोनों लोग सामने आते होंगे, वो क्या सोचते होंगे? ये व्यक्ति मेरी मृत्यु का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी मेरी मृत्यु होते ही। आर्टिकल 71 में क्या हो जाता है कि ये क्या है, ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि जो भी अगर कोई ऐसा इलेक्शन, कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा। इस प्रश्न आता है, कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कंडक्ट कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराएगा इनके इलेक्शन दोनों के, लेकिन डिस्प्यूट अगर होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। बोलिए, यहां तक बात समझ आ गई है? सर आर्टिकल 64 और 70 सेम हो गया? नहीं बालक, देखो आ जाओ 64 पे आते हैं। 64 की बात करेगा, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। 70 तो कह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट बना दिए जाएंगे अगर प्रेसिडेंट को कुछ हुआ तो, समझे? ठीक है सर, राज्यसभा एमपी कौन इलेक्ट करता है? ओके जी, देखो भाई अंकित, इसमें होता क्या है, राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं ना, जैसे समझो, इसका एग्जाम्पल देता हूं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये ना लोगों को ये तो पता होता है कि देखो लोकसभा के इलेक्शन तो डायरेक्ट होते हैं। देखो देश में ना विधानसभा माने जो राज्य में होती है, देखो जो राज्य में होती है विधानसभा, और लोकसभा जो केंद्र में होती है, लोकसभा जो केंद्र में होती है, इनके इलेक्शन ना डायरेक्ट होते हैं, मतलब हम लोग खुद से चुनते हैं इन लोगों को। लेकिन जो यहां पर आती है राज्यसभा जो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, तो उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ना जैसे मान लो 400 सीटें हैं, समझना 400 सीट्स हैं, ठीक। और उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? 80 सीट्स हैं राज्यसभा में। यूपी की 80 हाँ 80 नहीं है यार, 40 सीट्स है, ठीक है, 40 सीट्स है मान लो, ठीक। अब इन 40 सीट के ऊपर क्या होगा, हर पार्टी 40 की 40 सीटों के ऊपर हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, ठीक है, हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। लेकिन इसके लिए ना जो लोग चुनते हैं, वो कौन लोग चुनते हैं? हम लोग नहीं चुनते। ये जो 400 लोग यहां बैठे हुए हैं ना, वो अपना वोट कास्ट करते हैं इनके ऊपर, वो अपना वोट कास्ट करते हैं इनके ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस राज्य में जिस सरकार की मेजॉरिटी होगी, फॉर एग्जाम्पल यूपी में बीजेपी की मेजॉरिटी है, ठीक है, तो फिर इन 40 सीटों में जो यूपी की सीटें होंगी, उसमें भी मेजॉरिटी बीजेपी के ही लोग होंगे उसमें, समझ गए? मेजॉरिटी बीजेपी के ही लोग होंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर सारे के सारे 28 राज्यों में मान लीजिए बीजेपी की ही मेजॉरिटी है, ठीक, तो फिर इसका मतलब 100% राज्यसभा में भी क्या होगा, बीजेपी की ही मेजॉरिटी हो जाएगी। बात समझे आप? एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। 65 और 70 सेम है, आपका ये कहना है। ओके जी, आइए देखते हैं। तो 70 बोल रहा है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, और यहां पर बात कर रहा है 65 वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे, अगर कभी पर सुनिएगा, अगर कैजुअल वैकेंसी, यहां मृत्यु की बात बोली गई है। 65 और 70 सिमिलर है, सेम नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला है आप लोगों ने। कैजुअल का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, या फिर अगर वो एब्सेंस है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लीजिए 25 दिन के टूर पे गए हुए हैं, तो फिर उस केस में प्रेसिडेंट ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि खाली
ड्यूरिंग दी, या तो मतलब कैजुअल यानी मृत्यु हो गई है या फिर अपने ऑफिस में वो नहीं है, हो सकता है हेल्थ रीजंस हो। लेकिन 70 में क्या बोलता है कि अदर कंटिजेंसीज, मतलब इसमें क्या हुआ, देखिए हैं दोनों सिमिलर, दोनों एक जगह लिखे भी जा सकते थे, वहां मृत्यु और एब्सेंस की बात बोली गई है, यहां अदर कंटिजेंसीज मतलब बोला इसमें सब आ गए कि कुछ भी अगर मृत्यु नहीं है और एब्सेंस भी नहीं है, माने वो वहां बैठे भी हैं, मान लो बैठे बैठे समझना मृत्यु हुई नहीं है, आर्टिकल 65 कहता है तो मृत्यु होगी या प्रेसिडेंट साहब एब्सेंट है अगर अपने ऑफिस में नहीं है, अगर मान लो just hypothetically speaking, what if the president of India is in the office and he has gone mad? Just an example. ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, कौन से आर्टिकल रिवोक करोगे, उस केस में कैसे उनको अपनी गद्दी से हटाओगे? उस केस में आर्टिकल 70 के थ्रू ही हम उनको हटा सकते हैं, क्योंकि ये अदर कंटिजेंसी है कुछ ना कुछ, समझ गए? आर्टिकल 65 यहां काम नहीं कर सकता, बस ये कहानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आइएगा। तो ये हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने साल के लिए दोस्त इनको इलेक्ट किया जाएगा? हाउ मेनी ईयर्स? ओके 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 ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल, 5 ईयर्स के लिए होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो होता है? आर्टिकल नंबर 63 कहता है देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। कौन सा आर्टिकल है जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन की बात करता है? इलेक्शन इसमें इलेक्शन प्रोसेस और क्वालिफिकेशन सब एक ही में दी हुई है, इसीलिए ये आर्टिकल अच्छा है अच्छा है। तो ये हो गया। कौन से फाइनल वर्ड अगर वाइस प्रेसिडेंट के डिस्प्यूट्स होंगे तो उसमें फाइनली उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की ताकत किसके पास है? शाबाश यार, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के जो जवाब हैं ये भी बहुत अच्छे आप लोग दे रहे हैं, शाबाश, काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उत्तर आ रहा है। इनमें से कौन सी बात वाइस प्रेसिडेंट की बात लिए सही नहीं है? देश के एक नागरिक होने चाहिए, सही बात है भाई, पाकिस्तानी नागरिक को तो बनाएंगे नहीं हम। 35 साल कंप्लीट होने चाहिए, ये भी सही बात है। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और ये लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाइड, यहां गड़बड़ आ गई, ये राज्यसभा होना चाहिए, ये आंसर आ जाएगा, ये गलत है यहां पर। अब आपके लिए एक टर्म आया जो मैंने अभी नहीं समझाया, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है दोस्त? देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए ना लोग गलत समझते हैं, लोग समझते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए ना, बस कोई और सरकारी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उनको कोई भी गवर्नमेंट सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू सैलरी या फिर गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी प्रकार का मनी ये इनके पास तक नहीं पहुंचना चाहिए। इवन अगर वो कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी है, अगर वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी है, सरकार की चीजों के कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो भी नहीं कर सकते। वो सरकारी पैसा किसी भी फॉर्मेट में उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं पहुंचना चाहिए, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। अगर उनका कोई अपना बिजनेस है तो वो फ्री टू रन है, सरकारी व्यक्ति नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग अभी सरकारी व्यक्ति बनोगे, आपको लगेगा हम सोच रहे हैं एक छोटा सा बिजनेस अपना शुरू कर दें, कोई हम अपना एक छोटा सा ईटिंग स्टॉल हम अपना लगा दें, आपके एरिया में आपको लग रहा है कि शॉर्टेज है, एक नीड है, आप उस नीड को फुलफिल कर सकते हो अफोर्डेबल और अच्छे तरीके से, तो लेकिन आप नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन अगर वो सरकार, वहां पर क्या है, कोई भी एमपी एमएलए कुछ भी, वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, अपने पर्सनल नाम पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आना चाहिए कि उसमें सरकारी पैसा नहीं आना चाहिए उसमें, बस ये है कहानी, ठीक है। प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम को आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो जितने भी लोग इस समय सेलेक्टेड हैं और वो यूट्यूबर हैं, वो मैंने 2016 में इसीलिए नौकरी छोड़ी थी क्योंकि मुझे करना ये था, एजुकेशन में जाना था, और मैं गलत चीज नहीं करना चाहता था कि एक सैलरी वहां से ले रहा हूं और यहां भी कर रहा हूं, क्योंकि रूल्स ना तोड़िए तभी अच्छा होता है। इसीलिए मैंने नौकरी उसी समय छोड़ दी थी, डे 1 पे ही, बिकॉज क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगता था, तो आई वांटेड टू डू दिस। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, साथ में अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, कुछ लोग अपने इंस्टीट्यूट्स भी चला रहे हैं, तो वो इलीगल है। अगर कंप्लेंट करी किसी ने तो उनकी नौकरी भी जाएगी, उनका सस्पेंड भी हो सकते हैं और उनसे रिकवरी भी करी जा सकती है। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। चलिए आइए, यहां तक देख लिया आपने, आओ। हाँ जी, हाँ, आईपीएस ऑफिसर जी बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। आइए, अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं। प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो बताया है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया सारा। फिर देखिएगा, अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ। अगर एक कैंडिडेट इलेक्शन कर रहा है तो फिर उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने का करना होता है? 15,000 का। ये हो गया। देखिए समझिएगा, सरकारी नौकरी एक सेवा है, समझिएगा। आप, ये माना जाता है सरकारी नौकरी एक राष्ट्र सेवा है।
आप राष्ट्र सेवा के लिए जा रहे हैं ऐसा माना जाता है, और अगर आप राष्ट्र सेवा के लिए जा रहे हैं तो आप सेवा में मेवा नहीं ढूंढ सकते, सिंपल सी बात है। हाँ, आपकी बात सही होगी कि यार फिर सेवा तो एमपीज भी कर रहे हैं तो वो तो सेवा में मेवा ढूंढ रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर कोई दूसरा गलत कर रहा है तो फिर हमारा गलत भी सही नहीं हो जाता है, सिंपल सी बात ये है। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, कोई साथ में काम नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एज पर द रूल्स ये इलीगल है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के साथ में अगर आप पैसा कमा रहे हैं साथ में एक्स्ट्रा, तो वो इलीगल है। अगर कंप्लेंट करी जाएगी तो व्यक्ति सस्पेंड हो सकता है, उसके इंक्रीमेंट डाउन हो सकते हैं, उसकी नौकरी भी हटाया जा सकता है वो नौकरी से, एज पर द गवर्नमेंट चार्टर। क्लियर है? चलिए, क्योंकि सेवा में मेवा नहीं ढूंढ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर साउंड नहीं आ गया क्या? हाँ ठीक है, नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। हाँ, IAS-IPS व्लॉग बनाते हैं, यस। वो अब सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल हो गया यार सबका। अब कोई नहीं, अब वो IAS-IPS में एक है उत्तराखंड के, मैंने वीडियोस देखे हैं, मुझे लगता है वो साहब ना पॉटी में भी लेकर के जाते हैं कैमरा। ये बड़ी गंदी क्यों है, सफाई क्यों नहीं करी इसने, कहाँ ऐसी, बुलाओ जल्दी से, लेके आओ मेरे सामने। एंड द वे दे स्पीक एज इफ दे, मतलब इतनी गंदी तरीके से बोलने का राइट किसने दिया उनको, इतनी गंदी तरीके से कि सामने वाले कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। इतना गंदा बोलने का हक उनको कोई दे नहीं सकता कि आप किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आप नहीं बोल सकते। आप कहना है आप कायदे से कहिए, उसकी एक लहजा होता है बोलने का, और सिर्फ किस लिए, जनता को अच्छा लगेगा, जनता को अच्छा लगेगा कि हाँ डांट दिया जा करके, डपट दिया जा करके, तो वो चीजें हैं नॉट गुड। एनीवे, क्या कर सकते हैं भाई। The election of the next vice president is to be held within the expiry of the term of the office of the out। कितने दिनों के अंदर, ये पॉइंट बहुत प्यारा है दोस्त, सुनो। तो री इलेक्शन की बात करते हैं, कितने दिनों के अंदर, कितने दिनों के भीतर, ये आ जाएगा 60 दिन के भीतर। सुनिएगा, हाँ यहां पर बात करेंगे नाम नहीं ले सकते भाई किसी का भी। द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन 60 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। 60 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन होना चाहिए। मतलब अगर एक वाइस प्रेसिडेंट जा रहे हैं तो अगले वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 60 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आओ, अब आप लोग जाकर के ना ये मत करने लगे कि जिसका भी अपना जो भी सरकारी नौकरी में है वो अपना प्राइवेट चैनल चला रहे हैं तो आप लोग जाकर के कंप्लेंट करेंगे, इलीगल है ये, ऐसा मत करना यार। जिसके किसी के जीवन में ना जो चल रहा है, बस ये उम्मीद करिए आपका जीवन बहुत अच्छा हो और औरों का जीवन भी बहुत अच्छा हो। जब तक आप दूसरों के लिए ना अच्छा सोचेंगे, आपका अपना जीवन बहुत अच्छा चलेगा। जहां आपने दूसरों के लिए सोचा इसका ये खराब हो जाए, उसका वो खराब हो जाए, आपका अपना ही खराब हो जाएगा। बस इस कंसेप्ट पे चलिए, सब अच्छा है। चलिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जरा इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्टिकल देखिएगा, ये 3 आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ये रेपिटेटिव आर्टिकल है और इसी के बाद हमारी जो सभा है आज की समाप्त हो जाएगी। इसके आगे जो है ये हम लोग फिर कल करेंगे। सुनो, देखो आर्टिकल 74 बोलता है कि देखिए ऐसा है, देयर शैल बी कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होता है ऐसे लोग, देखो एमपी तो सारे होते हैं, जो भी लोग, समझना, जो भी लोग पहुंच गए कहां पर, जो भी लोग लोकसभा या राज्यसभा में पहुंच गए, सब लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, लेकिन मंत्री जी नहीं हुए। मंत्री जी कौन होते हैं? सुनना, मंत्री का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको मंत्रालय दिया गया हो, कोई ना कोई मिनिस्ट्री दी गई हो कि आपको साहब हम रेलवे देते हैं, आपको साहब हम डिफेंस देते हैं, आपको साहब हम होम मिनिस्ट्री देते हैं। इनको बोलते हैं मंत्री बनाए जाना। तो ये मंत्री माने मिनिस्टर होते हैं। अब इन मंत्रियों का पूरा एक ग्रुप बना लो तो ये काउंसिल हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। तो रूल ये कहता है, 91st अमेंडमेंट ने बोला था आप ऐसे तो बहुत सारे मंत्री बना लीजिए। अच्छा, मंत्रियों की सिक्योरिटी पे ज्यादा खर्चा होता है, मंत्रियों को ज्यादा पैसा भी दिया जाता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए फिक्स कर दिया गया 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। लोकसभा में 250 टोटल मेंबरशिप है, उसका 15% निकालोगे तो 82.5 आएगा। उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 82.5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आधा आदमी तो लोगे नहीं, इसका मतलब 82 मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि जितने मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आर्टिकल 74 कहता है कि देखिए ऐसा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब जो होंगे वो उनके मुखिया होंगे। फिर आर्टिकल 75 बात करता है कि प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। और ये जो चीज है, ये एक अमेंडमेंट लाया गया था 91st अमेंडमेंट सन 2003 में कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के। ये भी बात देखो, कलेक्टिवली कैसे, देखो कलेक्टिवली टर्म जो है ये तीसरा टर्म है ना, तीसरा अल्फाबेट है ना इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इसीलिए भी 75 का तीसरा है ये।
तो प्राइम मिनिस्टर के सारे आर्टिकल 75 के होते हैं। कैसे याद रखोगे? मोदी जी ने बोला था 75 साल से कोई भी ऊपर का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। मोदी जी ने बोला था 75 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, तो इसीलिए आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। ऐसे याद हो जाएगा, अच्छा है ना? ठीक है। फिर 78 क्या होता है? 78 होता है ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कुछ नहीं होती है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी फैसला लें आप प्रेसिडेंट साहब को इन्फॉर्म कर दीजिए, बस। माने खबरी कबूतर वाली ड्यूटी होती है प्राइम मिनिस्टर की, एज पर द संविधान खबरी कबूतर कि जो बातें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिस्कस करी है आप साहब उसको ऊपर समझा दीजिए, बस। आपको और कुछ नहीं करना है। ये आंसर हो गया यहां पर। मोदी जी 76 के हैं जहां तक की, या 74 के हैं। 70 उनका अभी तो यही तो केस फंस रहा था कि आपने ही रूल बनाया और आप ही फिर कैसे हो रहे हैं। तो रुकिए देखते हैं मोदी जी एज। मोदी जी एज, मोदी जी 1950 में पैदा हुए हैं, माने 74 इयर्स के हैं इस समय ये, ठीक है। आइए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कलेक्टिवली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आर्टिकल 75(3) से। फिर कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है? आंसर दे दो जल्दी से सभी लोग। हाँ जी, ठीक है, शाबाश यार, शाबाश शाबाश शाबाश। आकाश, सपोर्ट पे डाल देना एक बार ये, ठीक है। ये नया फीचर की जो रिक्वेस्ट है सपोर्ट पे डाल दीजिएगा, आगे कभी किसी उसमें ले आएंगे। विच द फॉलोइंग, जैसे ये आ जाएगा आर्टिकल 75। फिर कौन सा आर्टिकल है जो ड्यूटीज से डील करता है? ड्यूटीज आ जाएंगी 78, ठीक है। हु रन्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल? पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार रन कौन करता है? सरकार रन करने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आंसर हमारे पास में आ गया है। और ओके, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, ये आपको बाद में करना है। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। 8:30 पे मिलते हैं हम लोग अपने हिस्ट्री के सेशन में मिलेंगे, और उसमें हम लोग अब आज हिस्ट्री की हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। बढ़िया रहा, मजा आया, इट वाज एन इंटरेस्टिंग सेशन, थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा बहुत आया आप लोगों के साथ में, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों ने एक्सप्लोर करी और काफी कुछ जानने सीखने को मिला। एंड आप लोगों के आंसर्स भी बहुत अच्छे थे, आप लोगों का सब कुछ बहुत अच्छे एनर्जी से आपने पूरे सेशन को किया है, ठीक है जी। मिलते हैं हम लोग अगले उसमें, ठीक। ओके जी, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।